कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम गुजरे हफ्ते के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों की जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विशेष संक्षिप्त संशोधन एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु में एसआईआर को डीएमके पार्टी और अन्य ने चुनौती दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमलय बागची की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कोर्ट ने कहा कि अगर वह संतुष्ट होती है तो वह इस अभ्यास को रद्द कर देगी। चुनाव आयोग ने जुलाई 2025 में बिहार में एसआईआर के लिए निर्देश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाद में आयोग ने अक्टूबर 2025 में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर को बढ़ा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि यह अभ्यास जल्दबाजी में किया जा रहा है और इससे लाखों मतदाताओं को वंचित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पहले ही विशेष सारांश संशोधन हो चुका है और एक और संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और अगर आवश्यक हुआ तो इस अभ्यास को रद्द कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी बचे मामले में सुरेंद्र कोली की दोष सिद्धि खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ कोली द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक मामले में उसकी दोष सिद्धि की पुष्टि की गई थी। कोली ने 12 अन्य मामलों में बाद में बरी होने के आधार पर सुधारात्मक याचिका की मांग की थी। जस्टिस नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोली को आरोपों से बरी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले में दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया था, फिर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। कोली की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सेशन कोर्ट के 2009 के निर्णय को रद्द कर दिया। कोली को निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वंचित ना हो तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। सुरेंद्र कोली ने सुप्रीम कोर्ट में निठारी हत्याकांड के मामले में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए सुधारात्मक याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उसे दोषी ठहराने के लिए जिन साक्ष्यों का इस्तेमाल किया गया था वे बाद में उन अन्य मामलों में भी अविश्वसनीय पाए गए, जिसमें उसे बरी कर दिया गया। याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने टिप्पणी की थी कि यदि दोष सिद्धि बरकरार रखी जाती है तो एक सामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उसे शेष मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि उन सभी में साक्ष्य एक जैसे थे। इस वर्ष जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निठारी हत्याकांड के अन्य मामलों में उसे और सह अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपीलों को खारिज करने के बाद उसके खिलाफ यह अंतिम दोष सिद्धि है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला दंगों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने में
अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी है। यह एसआईटी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के अधिकारियों को शामिल करके बनाई जानी थी। महाराष्ट्र के अकोला में मई 2023 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़के मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ ने आरोप लगाया था कि उसकी पिटाई की गई और उसने एक ऑटो ड्राइवर विलास महादेव राव गायकवाड़ की हत्या देखी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 11 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हो और यह जांच दल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के अधिकारियों से बना हो। हालांकि अब प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अकोला दंगों की जांच अब नए सिरे से की जाएगी या नहीं, यह तय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के इस मामले में दलील दी थी कि कोर्ट को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है और इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें हत्या के दोषी 3 व्यक्तियों की सजा को निलंबित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अस्पष्ट और अनुचित बताया है। झारखंड की एक अदालत ने 3 व्यक्तियों को हत्या का दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था, जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति JS पारदीवाला और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने पीठ ने कहा था कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कोई कारण नहीं बताया है और न ही इस बात पर विचार किया है कि सजा को निलंबित करने के लिए क्या पर्याप्त आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है और दोषियों को 24 घंटों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दोषियों की सजा निलंबन की याचिका पर नए सिरे से विचार करें। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। अस्पष्ट आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अस्पष्ट और अनुचित बताया है। आत्मसमर्पण का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि उन्होंने पराली जलाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह निर्देश दिल्ली में वायु गुणवत्ता के गंभीर रूप से खराब होने के बाद आया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है, जिसके कारण स्टेज 3 के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रैप को लागू किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 425 के पार पहुंच गया, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करेगी और पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब मांगेगी। कोर्ट ने दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर भी कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर निर्माण गतिविधियों से प्रदूषण बढ़ रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कोर्ट परिसर में भी निर्माण गतिविधियों की जांच करेगी। कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब मांगेगी और आवश्यक निर्देश जारी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रिज के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक वैधानिक बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है। इस बोर्ड का नाम दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड होगा, जो दिल्ली रिज और मार्फोलॉजिकल रिज से संबंधित सभी मामलों में एकल विंडो प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत DRMB के गठन का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली रिज को संरक्षित करने के लिए एक स्पष्ट वैधानिक ढांचे की आवश्यकता है। बोर्ड की जिम्मेदारियों पर नजर डालते हैं तो दिल्ली रिज और मार्फोलॉजिकल रिज का संरक्षण और प्रबंधन, अतिक्रमण हटाना और क्षेत्र की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक प्रबंधन, वनीकरण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना करना, हर 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आइए बोर्ड की संरचना जानते हैं। मुख्य सचिव दिल्ली सरकार अध्यक्ष, केंद्रीय सशक्तिकरण समिति के प्रतिनिधि सदस्य, दिल्ली सरकार DDA पुलिस और नगर निगमों के प्रतिनिधि सदस्य। केस के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि वैधानिक दर्जा से बोर्ड की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। बोर्ड के निर्णयों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल S चंद्रकर की पीठ ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है और वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है, आप सभी यहाँ क्यों आ रहे हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है, कृपया इसका उपयोग करें। यह प्रदूषण स्थायी नुकसान पहुंचाएगा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मंगलवार 9 बजे 425 दर्ज की गई, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने तत्काल प्रभाव से NCR में स्टेज 3 के तहत 9 बिंदु कार्यवाही योजना की घोषणा की। एक अन्य पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल हैं, ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से पराली जलाने को नियंत्रण करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है। यह मुद्दा दिल्ली और अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर चिंता जताई है और सरकारों से इस पर काबू पाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। कोर्ट ने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का अनुरोध किया है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने PM नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील दायर करने में देरी कर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा कि वह पहले देरी के पहलू पर सुनवाई करेगी और फिर मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच करेगी। ये अपीलें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें मोदी की डिग्री का खुलासा करने के निर्देश देने वाले केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को रद्द किया गया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेवाला की पीठ सूचना का अधिकार कार्यकर्ता नीरज, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, RTI कार्यकर्ता नीरज शर्मा और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की, जिसमें PM मोदी की डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए CIC के निर्देश को रद्द किया गया था। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेवाला की पीठ ने कहा कि अपीलें निर्धारित समय सीमा के बाद दायर की गई हैं। इसलिए कोर्ट पहले देरी के पहलू पर सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को देरी के आवेदन पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को निर्धारित की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता में यह नहीं बताया कि पीआईएल कैसे कायम हो सकता है। पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद मिले नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित कई अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने कहा कि जांच में कोई अनावश्यक देरी या शिथिलता नहीं है और इसलिए मामले को सीबीआई को सौंपने का कोई कारण नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत भी एकत्र किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच को सीबीआई को सौंपने का कोई कारण नहीं है और इसलिए याचिका खारिज की जाती है। फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।